Hello everyone, I am Annu and welcome back. We create JRF Holder. So guys, कल की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसके अंदर सबसे पहले हमने मर्केंटाइन लॉ को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने देखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया। फिर उसके बाद हमने देखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड फोर्स में कब आया, उसके अंदर टोटल कितने सेक्शन गिवन हैं और उसमें से कितने सेक्शन अब रिड्यूस कर दिए गए हैं जिनको एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया, जैसे कि सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो देखेंगे काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट और उसके बाद डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज की क्लास में हमारे ये दो टॉपिक रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन के बेस पे कि कौन सी पार्टी के ऊपर कितना ऑब्लिगेशन होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे, फुलफिल करे। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले यूनिलेटरल ऑब्लिगेशन, सेकंड बाइलेटरल ऑब्लिगेशन। अब देखो यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। यूनिलेटरल मतलब कि एक तरफा, जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी क्या हो, बाउंड हो अपने कमिटमेंट को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। बात क्लियर हुई। और बाइलेटरल मतलब कि जहां दोनों तरफा, बोथ पार्टी, जहां पर बोथ पार्टी अपने कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या हो, बाउंड हो, वो क्या होगा, बाइलेटरल। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। देखो पहले लेते हैं हम यूनिलेटरल का। मैंने क्या बताया यूनिलेटरल में कि जहां पे सिर्फ वन पार्टी क्या हो, अपने कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या हो, सिर्फ ओब्लिग्ड हो। सामने वाला पर्सन या तो उसको फुलफिल कर चुका है उस ओब्लिगेशन को, ठीक है ना, इसलिए वो क्या नहीं है, बाउंड नहीं है उसको फुलफिल करने में। मान लो आपने करवा रखा है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस कंपनी है, जो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या होगी, कोई भी सर्टेन इवेंट हैपन होने के बाद क्या होती है, बाउंड होती है वो कमिटमेंट फुलफिल करने के बाद। तो ये क्या हुआ, यूनिलेटरल। यहाँ पर सिर्फ वो सर्टेन इवेंट तब हैपन होगा तो सिर्फ कौन बाउंड होगा उसको फुलफिल करने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है ना। आपके घर में बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस होगा, आपका होगा, फिर फैमिली मेंबर किसी ना किसी का तो इंश्योरेंस होगा ना। तो उस केस में आप क्या देखते हो, मान लो कोई भी सर्टेन इवेंट ऐसा हैपन हो जाता है, उसके अंदर लिखा होता है अगर मान लो कोई भी किसी को कोई डिजीज होती तो इंश्योरेंस कंपनी उस केस में इतनी अमाउंट पे करेगी, ठीक है ना, ऐसा कुछ मेंशन होता है उसके अंदर। तो इस केस में जो ये एग्रीमेंट हुआ, क्या एग्रीमेंट हुआ, यूनिलेटरल, की वो सर्टेन इवेंट हैपन हुआ तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है आपको इतना स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी क्या करेगी, पे करेगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं नॉर्मल सा। देखो मान लो कोई आपका है पेट डॉग। अब वो जो पेट डॉग था वो हो गया गुम, ठीक है ना। अब उस केस में आपने एक निकलवाई एडवर्टीजमेंट, उसके अंदर क्या लिखा, जो भी मेरे पेट डॉग को ढूंढ के लाएगा उसको इतना अमाउंट एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो पेट डॉग सामने वाला कोई भी पर्सन ला सकता है, यहाँ पे जो एक पार्टी है कौन, जो वो रिवॉर्ड पे करेगी, वो क्या हुई, बाउंड हुई। कोई भी जो उस पेट डॉग को ढूंढ के लाएगा तो स्पेसिफिक इवेंट क्या हुआ, हैपन हुआ। उसके हैपन होते ही सामने वाला जिसने क्या एडवर्टीजमेंट निकाल ली थी वो लाइबल हो जाएगा उस पर्सन को वो रिवॉर्ड पे करने के लिए। यहाँ पर ये बात क्लियर हुई, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, यूनिलेटरल, जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या हो, ओब्लिग्ड हो, ठीक है ना। सिर्फ एक ही पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो अभी क्या हो, ड्यू हो, वो आपका क्या होगा बच्चों, यूनिलेटरल। तो अच्छे से क्लियर हुआ। चलो तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब बात आती है बाइलेटरल। ये तो नॉर्मल है, जहां पे दोनों पार्टी क्या हो, फुलफिल करने के लिए ओब्लिग्ड हो। कोई भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी भी पर्सन के बीच में, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कैसे, मान लो कोई भी पर्सन है ए और बी। ए के पास क्या थी, कार थी, और उसने बी को क्या दिया, कार, उसने कहा एक ऑफर रखा बी के सामने कि मेरे पास क्या एक कार है, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ। बी ने क्या किया, बी ने सोचा कि ठीक है ये कार तो मैं ही ले लेता हूँ। जहां ए ने क्या कहा कि वो कार की प्राइस में 2 लाख में से क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो बी ने उस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे दोनों पार्टी ओब्लिग्ड है साइमल्टेनियसली क्या करने के लिए, अपने जो ओब्लिगेशन है उसको फुलफिल करने के लिए। ए क्या देगा बी को, कार है, कार देगा, और बी उसको के बदले क्या देगा, उसको अमाउंट देगा 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे दोनों, ये क्या हुआ, बाइलेटरल एग्रीमेंट हुआ, जहाँ पे दोनों पार्टी ओब्लिग्ड है उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन, कि जो एग्रीमेंट है वो कैसे क्रिएट होता है। अब देखो कोई भी एग्रीमेंट दो तरह से क्रिएट हो सकता है। एक तो वो एक्सप्रेसली क्रिएट होता है, एक इम्प्लाइडली क्रिएट होता है।
ऐसे एग्रीमेंट आपने भी बहुत बार अपने डेली लाइफ में देखे होंगे। जैसे मान लो एक्सप्रेस में क्या, तब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जाके किसी सामने वाले के सामने, किसी सामने वाले पर्सन के सामने क्या रखते हो, ऑफर रखते हो, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। क्योंकि आपने अपनी बात, अपना ऑफर सामने वाले के सामने रखा, या तो वो आपने ओरली रखा हो या फिर रिटर्न फॉर्म में रखा हो, किसी भी तरह रखा हो, लेकिन आपने क्या दिया, सामने वाले को एक ऑफर दिया, एक प्रपोजल दिया, और सामने वाले ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एक्सप्रेस की, आपने अपनी बात सामने वाले को एक्सप्रेस की और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या हुआ, एक तरह से एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ। बात क्लियर हुई। जैसे ऊपर वाले में कार वाला जो केस था, ए ने क्या किया था, ए अपनी कार 2 लाख में सेल करना चाहता था, उसने बी को ऑफर दिया कि अपनी कार सेल कर रहा हूँ, अगर इंटरेस्टेड हो तो परचेज कर सकते हो। तो बी इंटरेस्टेड था, उसने उस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या हुआ, एक तरह से एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ। ए ने बोल कर कि एक्सप्रेस करके अपना ऑफर सामने दिया, किसको, बी को। अब बात करते हैं इम्प्लाइड। इम्प्लाइड जो बाय डूइंग हो, बाय डूइंग का मतलब कि जहां पर हम बोल कर नहीं कहते, हम समझ जाते हैं कि उस एक्टिविटी को देख के। कैसे, देखो, आप बस में ट्रैवल करते होगे, तो उस केस में क्या आप बस कंडक्टर या फिर बस ड्राइवर से कोई कॉन्टैक्ट करते हो कि मेरे को दिल्ली ले जाना, मैं आपको इतनी पेमेंट कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं ना। वहां पर लिखा होता है कि ये बस यहाँ से यहाँ जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली उसमें चले जाते हो। और वहां पे सिंपल सी बात है, अगर आपने वो सर्विस ली तो उसकी पेमेंट करोगे। आपके बीच में और बस ड्राइवर के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, हम कभी डॉक्टर के जाते हैं, तो डॉक्टर से कभी क्या एक्सप्रेसली हम उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट करते हैं, उसके वहाँ पे क्या होता है, बाय डूइंग, कि आपने वहाँ पर जाकर, डॉक्टर ने आपको कोई सर्विस दी है, तो सिंपल सी बात है, आपको उस सर्विस के बदले क्या करनी है, उसको पेमेंट करनी है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ बच्चों, आपका किस तरह का हुआ, इम्प्लाइड एग्रीमेंट, जहाँ पर आप बिना प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के क्या कर लेते हो, बाय डूइंग, उस एक्टिविटी को देखकर ही समझ जाते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। वहाँ पे आप कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उस सर्विस को ले लेते हो, उसके बदले क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो। वो आपका हुआ इम्प्लाइड एग्रीमेंट। और एक्सप्रेस एग्रीमेंट में क्या हुआ, जहां पर आप ओरली कहकर कोई एग्रीमेंट करते हो। तो बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन, क्लियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब बात आती है बच्चों बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी, कि जो लॉ ने एनफोर्सेबल कर रखे हैं, उस टाइप में हम एक एग्रीमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, कोई भी एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है ना, कोई एग्रीमेंट वॉइड। एक एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कब कहलाएगा, तब वो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल ना हो, उसको हम कहेंगे वॉइड एग्रीमेंट। अब कंफ्यूज मत होना वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस। वॉइड एग्रीमेंट इतना समझ लो कि जो वॉइड एग्रीमेंट होता है वो होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से, और जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पहले एग्रीमेंट तो वैलिड एग्रीमेंट हो है, तभी तो वो क्या बना होगा, कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, ठीक है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो फर्स्ट वाली स्टेज होती है जो वैलिड एग्रीमेंट वाली, उससे क्रॉस कर चुका होता है। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग से ही क्या होता है, वॉइड होता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो एक पर्सन है ए और बी, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो ए को कोई लैंड चाहिए किसी थर्ड पर्सन से, सी से, ठीक है ना, वो उसको सेल नहीं कर रहा। यहाँ पे इस केस में क्या किया, ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि अगर किसी भी तरह थ्रेटन करके वो लैंड सी से मेरे को दिलवा दो, तो मैं इतनी अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट आपको पे करूंगा। क्या ये एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होगा? ये एग्रीमेंट एक स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड है। इसकी लॉ के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं, एक तरह से जीरो वैल्यू इसकी लॉ के अंदर। यहाँ पे जो ए है वो बी के खिलाफ, मान लो उसने उनके जो बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको फुलफिल नहीं करता, तो उस केस में कोई भी कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ के द्वारा क्या एक तरह से अनएनफोर्सिएबल है, ठीक है ना। तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, आपका वॉइड एग्रीमेंट, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही क्या हो गया, वॉइड हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या, स्टार्टिंग में तो क्या रहा होगा, वो वैलिड रहा होगा। मान लो जो ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी में कार सेल करने का, मान लो वो ड्यू डेट से पहले वो कार हो जाती है डैमेज, एक्सीडेंट होने के बाद, तो उस केस में क्या बी उस कार को परचेज करेगा, नहीं करेगा। तो वो पहले तो क्या, तो वैलिड एग्रीमेंट था, सारे एनफोर्सेबल बाय लॉ था वो। लेकिन तब वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। अब वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होगा।
क्योंकि जिसके लिए हमने एग्रीमेंट किया था वो क्या होगी, वो चीज़ चेंज होगी। उस जो जिस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट होता है उसमें चेंज आने के कारण, सर्कमस्टांस में चेंज आने के कारण या फिर किसी लॉ में चेंज आने के कारण क्या बनता है, कोई भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है बच्चों, स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। इनके बीच में ये डिफरेंस क्लियर रखना, कभी कंफ्यूज मत होना कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम होते हैं। बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। हम वैसे भी पहले डिफरेंस देख चुके हैं, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो वॉइड एग्रीमेंट अलग होता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। अब बात करते हैं एनफोर्सेबल एग्रीमेंट। एनफोर्सेबल क्या, वही एग्रीमेंट जो क्या होगा, वैलिड होगा, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। अगर वो एग्रीमेंट वैलिड है लॉ के द्वारा, उसके अंदर कोई भी लूप होल नहीं है, तो जाके वो क्या बन जाएगा लास्ट में, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्योंकि हमने यही पढ़ा है, सबसे पहले कोई भी सामने वाला प्रपोजल रखता है, फिर जो जिसके सामने प्रपोजल रखा है उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या बन जाती है, प्रोमिस बन जाती है। प्रोमिस के बाद उसके अंदर कंसिडरेशन होनी चाहिए, और वो किसके द्वारा एनफोर्सेबल होना चाहिए, जो एग्रीमेंट बना लॉ के द्वारा। अगर वो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है तो वो क्या बन जाएगा, लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना, जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा लॉ के द्वारा वो क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक वैलिड एग्रीमेंट जिसके अंदर कोई भी लूप होल नहीं है और जो क्या है, एनफोर्सेबल है, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। एनफोर्सेबल ऑफ लॉ का मतलब तो समझ चुके होंगे कि जो अगर मैं उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट में केस फाइल करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकती हूँ, लॉ ने उसको परमिट कर रखा है। अगर यहाँ पे कोई भी इन केस के अंदर फ्रॉड करता तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो और वो क्या होंगे, लॉ के द्वारा परमिट होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अनएनफोर्सेबल। सेम बात आ गई कि जो कोर्ट ने जिसको क्या नहीं कर रखा हो, एनफोर्सेबल नहीं कर रखा हो, किसी भी कारण से, मान लो वो टाइम के कारण से, टर्म के कारण से वो एग्रीमेंट क्लियर ना हो, तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा, एन एनफोर्सेबल एग्रीमेंट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो वहीं पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अब ए जो बी को ये यहाँ पे कार सेल कर रहा था, अब यहाँ पे ए मान लो ए ने बी को क्या की, कार सेल करने के लिए कहा, और ए के पास थी दो कार, एक तो थी उसके पास होंडा की, एक थी मान लो उसके पास बीएमडब्ल्यू की, ठीक है ना। इसके पास थी दो कार। अब वो कार सेल करना चाहता था बी को। ए ने कहा कि मेरे पास कार है, मैं उसको सेल कर 7 लाख रुपीज में। अब ये बताओ, बी को ये क्लियर नहीं करा कि वो कौन सी कार, ए बात कर रहा है होंडा की और बी सोच रहा अपने आप किसमें, बीएमडब्ल्यू की। तो ये जो एग्रीमेंट है पहले से क्या हो गया, अनएनफोर्सेबल हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसी भी कारण से क्या टर्म है जो वो अच्छे से क्लियर नहीं है कि जो एग्रीमेंट हुआ वो किसके ऊपर हुआ है, ठीक है ना। तो जो टर्म है इस एग्रीमेंट की वो अच्छे से क्लियर नहीं है, तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट हो जाएगा। अब वो कोर्ट में केस करने जाएंगे, वो होंडा देगा वो बीएमडब्ल्यू देगा, ठीक है ना। तो कोर्ट में केस करने जाएंगे तो वो हो ही नहीं सकता, एक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि पहले से ही जो टर्म एंड कंडीशन थी, क्योंकि जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होती है, वहीं पे क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अगर वो क्लियर ही नहीं है तो जो मेरा एग्रीमेंट होगा कैसा होगा, अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर सभी बच्चों को अच्छे से, ठीक है ना। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, एनफोर्सेबल क्या होता है और अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है बेस्ड ऑन लॉ। लॉ के ऊपर कि लॉ के ऊपर हमने एग्रीमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले बात आती है लीगल एग्रीमेंट। कोई भी लीगल एग्रीमेंट मतलब क्या, जितने भी एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट उस एग्रीमेंट के अंदर होने चाहिए वो क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा, लीगल एग्रीमेंट, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी इलीगलिटी नहीं है उसके अंदर, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गवर्नमेंट क्या करती है, मना करती है। सारे लीगल आइटम क्या उसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे कार वाला केस था, ए ने बी को क्या दी, कार दी। अब जो ये कार दी उसको पता है, उसने इसको स्पेसिफिक बताया कि जो मैं कार दे रहा हूँ कौन सा दे रहा हूँ, होंडा की कार दूंगा और उसका प्राइस कितना है, 7 लाख का है। बी ने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उनके बीच में प्रॉमिस क्रिएट होगी, कंसिडरेशन भी है तो एग्रीमेंट बन गया। और दोनों जो हैं, जितने भी क्या होते हैं मेरे, जितने भी प्रोविजन है किसके, एनफोर्सेबिलिटी के, जो हम सेक्शन 10 के अंदर पढ़ेंगे, वो भी क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में ये जो ये एग्रीमेंट बना, ये कैसे बना, लीगल एग्रीमेंट बना। इसके अंदर मतलब सारे के सारे जो एसेंशियल कंडीशन थी वो क्या है, फुलफिल हो रही है। क्लियर हुई बात ये।
तो इनके बीच में क्या बन गया कि लीगल एग्रीमेंट बन गया। अब बात करते हैं इल्लीगल एग्रीमेंट की। इल्लीगल एग्रीमेंट में क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, ठीक है ना। मान लो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लिया तो आपको गवर्नमेंट है जो जो कोर्ट है वो पेनलाइज भी कर सकता है पता लगने के बाद। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, जो एग्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है ड्रग्स का। अब ये बताओ कोई पर्सन ड्रग का एग्रीमेंट करता है तो क्या वो लॉ के द्वारा परमिट है, नहीं है ना। तो वो किस तरह का एग्रीमेंट हुआ बच्चों, इलीगल एग्रीमेंट। या फिर आपने किसी के साथ किसी को थ्रेटन करने का कोई एग्रीमेंट दिया, जैसे ऊपर वाले हमने एक एग्जांपल में देखा था, ए ने सी को पॉइंट किया, ए ने सॉरी बी को पॉइंट किया कि सी की लैंड थ्रेटन करके मेरे को दिलवा दो, तो वो क्या हुआ, इसका इलीगल एग्रीमेंट हुआ। वहां पे कोर्ट पेनलाइज्ड भी कर सकती है पता लगने के बाद किसको, जिस पार्टी ने वो एग्रीमेंट किया है। तो यहाँ पर ये क्लियर कि लॉ के बेस पे कितने टाइप ऑफ एग्रीमेंट होते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बेस पे एग्रीमेंट की। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट और सेकंड आता है एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। अब देखो एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट क्या होता है बच्चों, एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट जहां पर हम कोई भी एग्रीमेंट करें वो ऐसा एग्रीमेंट हो जो इमीडिएटली परफॉर्म हो जाए, ठीक है ना। दो पर्सन ने यहाँ पे एग्रीमेंट किया ए और बी ने, ये एग्रीमेंट इमीडिएटली परफॉर्म होने वाला है। कैसे, ये अपनी कार इसको दे देगा होंडा की, ठीक है ना, और उसके बदले ये क्या दे देगा उसको, पेमेंट कर देगा। ये इमीडिएटली परफॉर्म होने वाला एग्रीमेंट है। अगर मैं एग्जीक्यूटरी की बात करूँ तो वो इमीडिएटली परफॉर्म नहीं होता, वो एग्रीमेंट टिल द एंड ऑफ, जहां तक का हमने वो एग्रीमेंट कर रखा है जिस टाइम तक का, उस टाइम तक चलेगा। आप सोचो कैसे, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब मान लो कोई दो पर्सन है ए और बी, ठीक है, यहाँ पर ए और बी है जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे एग्रीमेंट करने वाले पर्सन है सी और डी। अब ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है बच्चों वो हुआ है कार का, वही 7 लाख रुपए की कार है, ठीक है ना। बी उसको परचेज करने के लिए उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उनके बीच में प्रपोजल हो गया। अब जो ये एग्रीमेंट होगा ये इमीडिएटली परफॉर्म होने वाला है, मतलब कि एक बार में ही कंप्लीट होने वाला है ये एग्रीमेंट, ठीक है ना। अब बात करते हैं सी और डी की। मान लो सी ने के पास एक लैंड है और वो लैंड डी को किस पे दे दी, उसने लीज पे दे दी। उसने डी ने सी की लैंड लीज पे ले ली और सी ने कहा, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट हुआ कि जो ये लैंड होगी वो कितने दिन के लिए, मान लो 2 साल के लिए किस पे ले ली, लीज पे ले ली। अब यहाँ पे देखो क्या ये एग्रीमेंट एक टाइम में फुलफिल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जो डी जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा कि 2 साल के लिए इतनी इतनी पेमेंट करनी है मंथली बेसिस पे, 10,000 15,000 जो भी पेमेंट करनी मंथली बेसिस पे, वो कब तक चलेगी, टिल द एंड ऑफ द एग्रीमेंट। तब तक जो एग्रीमेंट है वो क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, वो क्या चलेगी, उस वक्त तक चलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो ये एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट नहीं होने वाला, वो लास्ट तक चलेगा, तब तक जो टाइम पीरियड है उनके एग्रीमेंट का वो रहेगा। तो ये क्या हुआ आपका बच्चों, किसका एग्जाम्पल हुआ, एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट का, ठीक है ना। तो ये एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट हो दो बंदों के बीच में जो वो एग्रीमेंट का टाइम पीरियड है उस टाइम तक चले। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज हमने लीज पर ले ली, ठीक है ना, वो आपका एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट कहलाएगा। अब मैं बात करती हूँ एग्जीक्यूट एग्रीमेंट की। जो एग्रीमेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, मान लो आपने यहाँ पे कार ली है, रेफ्रिजरेटर लिया, कोई भी ऐसा आइटम लिया है, आपने लेते उसकी पेमेंट कर दी और वो एग्रीमेंट खत्म, ठीक है ना। ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं कि 2 साल तक चलेगा 3 साल तक चलेगा, तो वो एग्रीमेंट यहाँ पे खत्म। तो किसका एग्जाम्पल हुआ, एग्जीक्यूट एग्रीमेंट का, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी में दोनों में डिफरेंस क्लियर। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है। मान लो आपने गुड एंड सर्विस परचेज की, वो एक टाइम में ही आपने परफॉर्मेंस अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर दी, एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट। जहां पर आपने जो अपनी ड्यूटी है वो परफॉर्म कब तक करते हो, तब तक वो एग्रीमेंट का टाइम पीरियड खत्म ना हो जाए, अंटिल द टर्म एक्सपायर ना हो जाए, तब तक वो परफॉर्मेंस चलती है, वो क्या कहलाएगा आपके लिए, एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। तो यहाँ तक बच्चों जितने भी आपके टाइप ऑफ एग्रीमेंट थे वो क्या हुए, क्लियर हुए, ठीक है ना। एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो ऑब्लिगेशन के बेस पे यूनिलेटरल, बायलेटरल। यूनिलेटरल में बच्चों क्या था, जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी फुलफिल अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या हो, ओब्लिग्ड हो। बायलेटरल में जहां पर दोनों पार्टी क्या हो, अपनी ओब्लिगेशन को फुलफिल करने में के लिए क्या हो, ओब्लिग्ड हो।
अब मोड ऑफ क्रिएशन एक्सप्रेस, जहां पर हम सामने वाले को कहकर कोई एग्रीमेंट करते हैं वो एक्सप्रेस। इम्प्लाइड जो बाय डूइंग मतलब कि अपने आप हो जाता है, जो मतलब कि वर्क के नेचर को देख के होता है, ठीक है ना। बाय डूइंग एक्टिविटी से जो कॉन्ट्रैक्ट समझाता है कि ये क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। फिर आएगा एनफोर्सिबिलिटी के बेस पे। एनफोर्सिबिलिटी के बेस पे क्या वॉइड हो सकता है, एनफोर्सिबल या फिर अनएनफोर्सिबल। वॉइड क्या, जो स्टार्टिंग से ही वॉइड हो, जो लोग की नजरों में जिसकी वैल्यू क्या हो, शून्य हो, ठीक है ना। एनफोर्सिबल जो जो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल हो लॉ के द्वारा, वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अनएनफोर्सिबल एग्रीमेंट क्या होगा, जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल ना हो, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई ना कोई लूप होल हो, मान लो टाइम पीरियड की वजह से, या फिर जो कंडीशन हमने रखी एग्रीमेंट में हमने उसको क्लियर नहीं किया, इस वजह से वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है, अनएनफोर्सिबल बन जाता है। परफॉर्मेंस के बेस पे एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड क्या, जहां पर सिर्फ जो हम कंडीशन फुलफिल करनी है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फुलफिल हो सकती है। एग्जीक्यूटरी वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फुलफिल नहीं होगी, वो कब तक चलेगी, तब तक वो जो हमने टाइम पीरियड रखा है एग्रीमेंट का, तब तक वो क्या जो परफॉर्मेंस है वो चलेगी। लॉ के बेस पे लीगल और इलीगल, ठीक है ना। ये हमारे काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। अब बच्चों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, सेक्शन 10 के अंदर जो भी प्रोविजन गिवन है वो सारे फुलफिल हो जाते हैं, तो वो आपके क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सेक्शन 10 को सारे प्रोविजन को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। जिसके अंदर ये लिखा है कि कौन कौन पर्सन अगर एग्रीमेंट करेगा, क्या क्या प्रोविजन है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। अब बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बच्चों, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जो क्या, जो पहले तो वैलिड एग्रीमेंट रह चुका है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद क्या होगा, वॉइड। हमने ये ऊपर एग्जांपल भी लिया था इसके अंदर, ठीक है ना। जो वॉइड एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बाद में जाके क्या बनता है, वॉइड बनता है। हाँ, और जो वॉइड एग्रीमेंट है उसका दूसरा नाम क्या है, लैटिन वर्ड में अगर आपसे एग्जामिनर पूछ भी ले कि लैटिन वर्ड में वॉइड एग्रीमेंट को क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है, इसको याद रखना। मतलब आपके लिए स्टार्टिंग से ही क्या हो, वॉइड हो, वो आपके लिए क्या लगेगा, वॉइड एब इनिशियो, कि स्टार्टिंग से ही वो क्या आपके लिए वॉइड है, ठीक है ना। तो मेन डिफरेंस क्या हो बच्चों इसके अंदर, जो वॉइड एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग से वेरी बिगिनिंग से क्या था, वॉइड। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में तो क्या होता है, वैलिड होता है, लेकिन बाद में क्या बनता है, वॉइड बनता है। क्या रीजन क्या हो सकते हैं इसके, जो भी लॉ में चेंज आने के कारण, या फिर जिसके ऊपर हमने जो एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो टर्म एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, वो टर्म एंड कंडीशन अब फुलफिल नहीं हो सकती, इस रीजन से वो क्या बन गया, वॉइड बन गया। ये चीज क्लियर यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं बात करूँ डिफरेंस की वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल की, ध्यान से देखना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू नील हो, मतलब कि कोई भी पार्टी बाउंड नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, ठीक है ना। कोई भी पार्टी क्या नहीं, बाउंड नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, वॉइड, जिसकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल नील है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट रहा ही नहीं, वो क्या हुआ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बात करूँ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों क्या होता है कि एटलीस्ट वन पार्टी बाउंड होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब सोचो कैसे कैसे, कि सिर्फ एक ही पार्टी क्या है, बाउंड है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो, सेक्शन 2I के अंदर बच्चों क्या गिवन है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, इट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जहां पर लॉ के द्वारा सिर्फ एक ही पार्टी क्या हो सकती है, इन वो बाउंड हो सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, लेकिन सेकंड जो सामने वाली पार्टी है वो बाउंड नहीं है उसको फुलफिल करने के लिए, वो आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया माइनर के साथ, अगर माइनर चाहे तो ब्रीच कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, आप उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है ना। अगर माइनर चाहे कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो वो क्या हो, फुलफिल हो, तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो आपने माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर वो ये चाहता है कि मैं इसको ब्रीच करना चाहता हूँ, तो वो उसको ब्रीच कर सकता है, आप सामने वाले के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, कोई भी कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, मान लो आपने सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फ्री कंसेंट के बिना, ठीक है ना,
वो क्या कुछ भी नहीं बोला था, वो आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया, तो वो एग्रीमेंट किस में कन्वर्ट हो गया? कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन अगर वो अब चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? ब्रीच कर सकता है, तोड़ सकता है, लेकिन आप उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे एक पार्टी तो बाउंड है क्या करने के लिए? उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, सामने वाले। लेकिन जो माइनर चाइल्ड है, जो आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो यहाँ पर क्या नहीं है? उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड नहीं है। अगर वो चाहे तो उसको तोड़ सकती है, उसके खिलाफ आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाओगे। ये आपका किस एग्जाम्पल होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर क्या एटलीस्ट वन पार्टी इन्वॉल्व कैन बाउंड बाय वॉइडेबल, की एक पार्टी जो इन्वॉल्व है वो क्या है? बाउंड है कि उसको वो जो परफॉर्मेंस है फुलफिल करनी है। सामने वाला ब्रीच करके उसको चला जाए तो भी वो जो सामने वाली एक पार्टी है उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगी। ठीक है ना? द मेक माइनर, जहाँ पे जो माइनर है वो क्या है? अनबाउंड पार्टी है, और दूसरी पार्टी क्या होगी? उसके अंदर बाउंड पार्टी होगी। ये बात क्लियर हुई? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर हुआ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल में? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पार्टी क्या नहीं है? बाउंड नहीं है। डिफरेंस को याद रखना। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी बाउंड और सेकंड पार्टी अनबाउंड है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। बात क्लियर? इसमें इतना ही रखते हैं। काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप लोग क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।